नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा में कैबिनेट विस्तार की जानकारी के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हरियाणा सरकार में मंगलवार को यानी कल कैबिनेट का विस्तार होगा। माना जा रहा है कि असंतुष्ट वर्गों को साधने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसी के साथ क्या सरकार जातिगत आंकड़ों को ध्यान में रखकर कैबिनेट विस्तार कर रही है या फिर कैबिनेट विस्तार की वजह कुछ और है? आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि क्या कुछ आखिरकार कैबिनेट विस्तार के मायने हैं, कौन नए चेहरे हो सकते हैं और किस लिए इसकी अभी आवश्यकता पड़ी, और क्या कुछ अभी सियासी समीकरण हैं। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। पिछले कुछ समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। अब इन अटकलों पर विराम लग चुका है। हरियाणा सरकार मंगलवार को कैबिनेट विस्तार करेगी। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर बताया गया है कि 28 दिसंबर को शाम 4 बजे राजभवन में हरियाणा कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा और शाम 4 बजे नए मंत्री शपथ लेंगे। इसी बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि पलवल से विधायक दीपक मंगला बीजेपी कोटे से और टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली का जेजेपी कोटे से मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से 2 राज्य मंत्रियों को हटाए जाने की खबरें भी आ रही हैं। आपको बता दें कि पहले देवेंद्र बबली कांग्रेस पार्टी के नेता थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज होकर जेजेपी का दामन थामा था, जहां देवेंद्र बबली को टिकट मिली और चुनाव में प्रचंड जीत हासिल हुई। इस चुनाव में देवेंद्र बबली ने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को 50,000 से ज्यादा मतों से हराकर जीत हासिल की थी। इसके साथ ही कुछ राजनीतिज्ञों के मन में एक सवाल उबाल मार रहा है कि आखिरकार सरकार को मंत्रिमंडल के विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी। सूत्रों की माने तो मौजूदा समय में एक मंत्री के कंधों पर कई विभागों का भार है, तो वही कुछ लोगों का मानना है कि अभी मंत्रिमंडल में 2 पद खाली पड़े हैं जिन्हें भरना जरूरी है। तो वही कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कैबिनेट विस्तार से जातिगत तौर पर कैबिनेट को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा समय में कैबिनेट में वैश्य समाज से कोई भी मंत्री नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें कल शाम 4 बजे उस समय साफ हो पाएंगी जब मंत्रियों को शपथ दिलवाई जाएगी। साथ ही इस बात से भी पर्दा उठ जाएगा कि कौन कैबिनेट में शामिल होगा और कौन बाहर जाएगा। चंडीगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रवि कालीरमन की रिपोर्ट। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ अमित नेहरा जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार सतवीर भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राकेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विजय कौशिक जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और विवेक चौधरी जी जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। राकेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। एक फॉर्मूला जो तय किया है आप लोगों ने कि उस फॉर्मूले पे जो चलता हुआ पाया जाएगा उसी को मंत्री पद दिया जाएगा। चेहरों के नाम तो आप बताएंगे नहीं सर, लेकिन वो फॉर्मूला तो बता सकते हैं। जी केशव जी, आपको नमस्कार जी। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि कैबिनेट के अंदर 2 सीटें अभी खाली थी, उनको भरने का काम भारतीय जनता पार्टी और जसपा की सरकार मिलकर करने जा रही है और इससे कहीं ना कहीं काम के अंदर और भी तेजी आएगी और लोगों के काम हम कर पाएंगे। जो स्पीड हमारी कम हुई थी कोरोना के कारण, वो स्पीड भी पूरे रूप से बढ़ पाएगी। और जहां तक जो फार्मूला है, उस फार्मूले के हिसाब से मैं तो कहूँ कि फार्मूले की जरूरत नहीं, तो सीधी सीधी बात है कि जो अच्छा काम करे वो आगे आके पब्लिक का ज्यादा काम करने की क्षमता रखते हैं जो लोग, उनको आगे करने की बात होनी चाहिए। इसमें तो कोई बात ही नहीं है कभी कोई इसमें नए फार्मूले की कोई बात। लेकिन सर, आप लोगों की नजरों में तो अच्छा काम सभी विधायक कर रहे होंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि 1-2 विधायक ही केवल अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक बात है। हरियाणा प्रदेश की सरकार सभी हलकों का समान रूप से विकास के काम करने में लगी। तो उन समानों में से जब किसी एक को चुनने का फैसला आएगा तो क्या फॉर्मूले होंगे, तो क्या पैरामीटर्स होंगे, यही सवाल है मेरा। देखिए, पार्टी हाईकमान का विषय है, मुख्यमंत्री जी का प्रोरोगेटिव है
और वो जो निर्णय लेंगे वो हमारे सब के लिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा होगा और हमें कोई ना कोई 2 साथी कम से कम और मिलेंगे जो हरियाणा के कामों में गति को बढ़ाने में सहायक होंगे। जी, कमल गुप्ता के नाम को लेकर चर्चाएं जो है वो आज सुनने को मिली। देखिए, चर्चाएं तो चलती हैं, राजनीतिक विश्लेषण कहीं ना कहीं आप भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं जी। असली बात तो ये है कि कल 4 बजे तक का इंतजार करेंगे। ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं जो है ना वो सभी नाम भी सामने आएंगे कि जो जिनको शपथ दिलानी है आपके सामने होगा सब कुछ। ठीक है। विवेक चौधरी जी, आपके पास आता हूं मैं इसी सवाल को लेकर के। सर, क्या कुछ है आपकी पार्टी की तरफ से, किन लोगों का नाम या काम, जो भी चीजें हैं, आगे फॉरवर्ड की गई हैं? जी, वही जवाब मेरा भी रहेगा जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब की तरह कि कल शाम को 4 बजे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और उससे पहले कुछ भी कहना मैं कहूंगा हमें इजाजत नहीं देता। और कहीं ना कहीं जिस तरह से विवेक जी मुझे पता है कि आप इस तरह की जब परिस्थिति होती है तो राजनीतिक पार्टियों का जवाब कमोबेश एक जैसा ही होता है, तो इसलिए मैंने सवाल भी यही पूछा। मैंने कहा कि नाम तो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूं कि किस फॉर्मूले के आधार पर आपने नाम आगे भेजा है। नहीं, फॉर्मूला कोई नहीं है। फॉर्मूला तो कहना हाईकमान ने डिसाइड करना है, इसको मंत्री बनाना है। सभी अपना विधायकों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद और जिसके ऊपर सभी विधायक और हाईकमान सहमत होंगे उसी को मंत्री बनाया जाएगा। ठीक है। विजय कौशिक जी, आपके पास मैं आता हूं। विपक्ष के रूप में, मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में आप कैसे देख रहे हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार को और क्या कुछ आपको लगता है? पहले मैं कंफर्म कर लूं कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, अच्छे से सुन पा रहे हैं सर। जी, धन्यवाद। देखिए, मैं आपको इसकी असलियत बताना चाहता हूं कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है क्यों हो रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को मैं एक भारतीय क्रिकेट पार्टी मानता हूं जिसका चाल, चरित्र और चेहरा सब चीजें जुदा हैं। जब ये उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि इन्होंने वहां पर क्राइम मिटा दिया, लेकिन हरियाणा में क्या स्थिति है? हरियाणा में एक तरीके से गुंडा राज हो गया है। दिन दहाड़े बैंक लूटे जा रहे हैं, चोरी, डकैती, मर्डर, बलात्कार। ऐसा लगता है क्राइम की नगरी हो गया है। ऐसा लगता है कि भी मनोहर लाल खट्टर की सरकार नहीं चला रही। इस देश में अपराधी अपनी सत्ता चला रहे हैं। अब जब सरकार हर मोर्चे पर फेल होती है, विकास के मोर्चे पर फेल होती है, बेरोजगारी, रोजगार के मुद्दे पर फेल होती है, हर मुद्दे पर फेल होती है, तो इनके विधायक हैं, इनमें नाराजगी उत्पन्न हो जाती है। चाहे वो भाजपा के हम चाहे जनता के हों कि भाई अगली बार हम चुनाव कैसे करेंगे, कैसे जीतेंगे अगर ये हाथ जहां तो जब वो नाराज होते हैं तो जो ज्यादा नाराज होते हैं और ज्यादा मजबूत होते हैं उनको मंत्री पद देकर संतुष्ट करने का काम ये भाजपा और जनता जैसी पार्टियां करती हैं। मकसद इनका साफ है कि मिलजुल कर हरियाणा को लूटो और जब इस लूट को लेकर इनकी ही पार्टी में आवाज उठने लगे तो उन लोगों को कुछ मंत्री पद रूपी टुकड़े डालकर संतुष्ट कर दो। लेकिन ये खेल अनवसर से खेलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कहती है, कांग्रेस पार्टी से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ये देश अपराध मुक्त कब बनेगा, कब यहाँ के अपराधियों में डर आएगा? यहाँ जो सरेआम किसी के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, किसी में गोली मारी जाती है और वो अपराधी वीडियो बना कर डाल रहे हैं। इसका क्या मतलब? विजय कौशिक जी, आपका ये कहना है कि नाराजों को खुश करने के लिए मंत्री बनाया जाता है, ऐसा कह रहे हैं आप? नाराजों को खुश करने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, ताकि इनकी पार्टी का संतोष सड़कों पर ना उतर आए, इनके पाप का घड़ा फूट कर इन्हें बेनकाब न कर दे। इसलिए तो कौशिक साहब, आप लोगों ने जो राजस्थान में अभी फॉर्मूला बनाया है, कैबिनेट रिशफल जब वहां पर हुआ है, वहां पे भी विभागों के बंटवारे किए गए, तो वो फॉर्मूला बता दीजिए, हो सकता है उन्हीं पर चलते हुए ये कुछ देख लें, सीख लें। देखिए, मुझे आप एक चीज तो बता दीजिए, हरियाणा सरकार की कोई उपलब्धि बता दीजिए। राजस्थान की मैं 36 उपलब्धियां आपको बता वो तो राकेश जी बताएंगे सर। मैंने क्या कहा? तो राकेश जी, विवेक जी बताएंगे। मैंने ये कहा कि अगर ये लोग उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं कि इन्होंने अपराधियों को डाल दिया, उनके एनकाउंटर करा दिए और वहाँ गुंडाराज खत्म कर दिया, तो हरियाणा में इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने गुंडाराज को बढ़ावा क्यों दिया? ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा, राकेश जी से भी और विवेक जी से भी, लेकिन एक बार मैं पहली रिएक्शन ले लूं सबसे। मैं सतवीर भारद्वाज जी के पास आता हूं, फिर मैं अमित जी के पास आऊंगा। सतवीर जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस कैबिनेट विस्तार को? क्या क्या चीजें हैं जो सरकार साधना चाहेगी, ध्यान में रखना चाहेगी उन दो चेहरों को जोड़ते हुए?
देखिए, मैं बड़े अदब के साथ आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की भी मजबूरी है, जेजेपी का अगर रोष नहीं झेल पाएगी। आज के हालात में ये है, और यही कारण है कि जो मलाईदार जितने पोस्ट हैं वो जेजेपी के पास हैं। और अब रही बात इनकी बात कि बबली जी की बात है। बबली जी को क्योंकि आज की डेट में ब्राह्मण नेता उससे नाराज चल रहा है जेजेपी से, तो वो कहीं ना कहीं अपना रसूख तो बनाएंगे ही जनता में, और वो इसी का मतबली साफ है कि वो बबली जी को आगे कर रहे हैं। ब्राह्मणों की नाराजगी का क्या पॉइंट मानते हैं सर आप? ब्राह्मणों की नाराजगी सबसे बड़ी बात अहम है जेजेपी से कि जो ब्राह्मण नेता हैं जो इनकी पार्टी के थे उनको रुष्टे को मनाने ना चाह रही है, ये तो मानती है, घर वापसी भी होते हैं, लेकिन इनकी दूरियां इतनी बढ़ गई जेजेपी में रहते हुए भी कि ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दे पाएंगे। सबसे बड़ी बात है। विवेक जी, क्या वाकई ऐसा है? मैं अमित जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूं। ये एक फॉर्मूला बताया है, एक नई बात बताई है यहां पर सतबीर जी ने। नहीं, मेरे को तो इनकी बात ही समझ नहीं आई। इन्होंने क्या बात कही कि ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए, और ब्राह्मणों नाराज हैं, कहां से नाराज है और कहां संतुष्ट करने की बात है? आप देखिए, सभी वर्ग हमारे साथ हैं और सभी वर्गों को साथ रखते हुए, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। वो देवेंद्र बबली को लेकर कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को साधने के लिए आप उनका नाम आगे कर रहे हैं। नहीं, देवेंद्र बबली क्या ब्राह्मण है क्या? भारद्वाज जी? नहीं, आपके गौतम साहब ब्राह्मण हैं जो जेजेपी के नेता हैं। नहीं, फिर देवेंद्र बबली जी का आप उनसे क्या कर रहे हैं? गौतम जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ नेता है कि ब्राह्मण नेता आखिरकार आपकी पार्टी ने क्यों नहीं अब तक मंत्रिमंडल में शामिल हुआ? नहीं, वो सभी कैलकुलेशंस को देखते हुए उसके बाद किया जाता है। अगर आपकी कैलकुलेशन मान ली जाए, अगर आपकी कैलकुलेशन मान ली जाए, तो क्या ब्राह्मणों की नौकरी कम है हरियाणा में? अगर जेजेपी की अकेली सरकार हो तो आप ये बात कह सकते हैं, अगर जेजेपी हो ना कर रही हो। आज हम गठबंधन में, और गठबंधन धर्म को निभाते हुए हमें चलना पड़ेगा। मूलचंद शर्मा जी कौन है? ठीक है, मैं आता हूं। बताइए, मूलचंद शर्मा जी कौन है? सभी कैलकुलेशंस को देखते हुए सभी को, वर्गों को साथ लेके हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, अमित नेहरा जी आपके पास आता हूं सर, इसी सवाल को लेकर। क्या कुछ वो क्राइटेरियाज हैं जिसके आधार पर कल आपको लगता है कि कैबिनेट विस्तार को ध्यान में रखकर भाजपा और जजपा दोनों पार्टियां दो नए चेहरों को शामिल करेंगी? देखिए, सब क्राइटेरिया तो एक ही होता है मंत्रिमंडल का विस्तार करना, कि सभी सदस्यों को संतुष्ट करना, उनको साधने की कोशिश करना, जो विधायक होते हैं जिनके दम पे सरकार चलती है। देखिए, जिस विधायक को मंत्री पद नहीं मिलता वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट तो रहता ही है। अब ये कौशल पे डिपेंड करता है मुख्यमंत्री के कि वो किस तरह सबको खुश रखे, उनको ये दिलासा देते रहे कि हाँ आपका भी नंबर आ सकता है, आपका भी नंबर आ सकता है। तो इस समय टोटल मेरे ख्याल से 10 मंत्री हैं हरियाणा में, जिसमें 8 बीजेपी के कोटे से हैं और 2 जेजेपी के कोटे से। और जो सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक एक मंत्री शायद और एक्स्ट्रा लिया जा सकता है। टोटल 12 मंत्री हो जाएंगे। तो यानी 9 जो मंत्री हैं वो बीजेपी के कोटे से हो जाएंगे और 3 मंत्री जेजेपी के कोटे से। अब बात आई थी कि मैं जात और धर्म पे तो नहीं उलझना चाहता, क्योंकि इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, जब आप विधायक बन जाते हैं तो चीजें दूसरी हो जाती है। चुनाव में तो हो जाता है थोड़ा बहुत इसका असर, लेकिन मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसमें तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अब बात आई कि किसको बनाया जा सकता है, साहब, लेकिन भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करते हैं तो जातिगत समीकरणें भी यहां पर एक फैक्टर होती हैं सर, और मेजर रोल प्ले करती हैं। हमें से कोई नकार नहीं सकता इस बात को। तो कैबिनेट में भी निश्चित तौर पर चेहरों का तो ध्यान रखा ही जाता है कि फलां वर्ग से एक हो, फलां वर्ग से दूसरा हो, ताकि सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट कर सके। देखिए, अगर संविधान है तो जाति निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है,
तो हमें इस पे ज्यादा चर्चा करनी भी नहीं चाहिए। अगर करते भी हैं तो थोड़ा सा मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है कि इन चीजों पे हम चर्चा करें। बात होनी चाहिए डेवलपमेंट की और मुद्दों की, ठीक है ना, कोई एफिशिएंट कैबिनेट कैसे बने, चर्चा होनी चाहिए। तो उस पर बेहतर है कि आदर्श वाली स्थिति होगी, क्या होना चाहिए। ये तो बड़ी आदर्श वाली स्थिति होगी और हम सब चाहेंगे भी कि एक ऐसा आदर्श भारतीय राजनीति में कभी आए, लेकिन मौजूदा परिप्रेक्ष्य तो सर ऐसा ही है, उसमें जातियों को साधना पड़ता है, कोई नकार नहीं सकता इसे। हाँ, काफी हद तक ये है बात, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो इनके ऊपर भी हो जाती है। जैसे कई बार कमिटमेंट कर लेते हैं राजनीतिक पार्टियां जो हैं, वो किसी जो उम्मीदवार होता है उसको दूसरी पार्टी से जब लेके आती हैं तो उनसे कुछ कमिटमेंट्स होती हैं कि हम आपको मंत्री बना देंगे, सरकार बनेगी, तो वो इस तरह की चीजें भी होती हैं, हम उसको भी नहीं नकार सकते। अब देखिए 2-3 चीजें हैं अब जो चर्चा में आ रहे हैं, 2-3 नाम आए हुए हैं अभी हमारे सामने, तो वो प्रमुखता से हैं, एक तो देवेंद्र बबली हैं जो जेजेपी से हैं और दूसरे हैं कमल गुप्ता। तो इन पे अगर हम चर्चा करें तो मुझे लगता है कि एक जो भी सूचना मिली है, हालांकि वो अभी दिन में हमने बात की थी जब मैं लाइव भी था आपके चैनल पे, तो दिग्विजय चौटाला जो महासचिव हैं जेजेपी के, तो उन्होंने भी साफ और स्पष्ट बताने से इनकार कर दिया था अभी किसको बनाया जा रहा है मंत्री। तो अभी हम भी नहीं कह सकते कि इनको बनाया ही जा रहा है, लेकिन जो चर्चाएं हैं उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा फेरबदल ये हो सकता है कि जो ज्ञानचंद गुप्ता है विधानसभा अध्यक्ष, तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है और कमल गुप्ता जो हिसार से हैं उनको मंत्री बनाया उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ये बड़ा फेरबदल हो सकता है, मैं एक बार बात ही कह रहा हूं, होगा नहीं कहा मैंने। यानी कि ये बात कही जा रही है, यानी कि नारा साहब जो बात कही जा रही है, ये चर्चाएं जो चल रही हैं कि वैश्य समुदाय से कोई नहीं है तो उन्हें साधने का प्रयास किया जा सकता है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए हो सकता है ये बात हो, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष भी एक बड़ी शक्ति है। देखिए वो पूरे जो विधायक जो अपना विधानसभा है उनका तो हेड होता ही है। तो देखिए अगर वो है इस तरह की बात, तो देखिए बहुत सारी जातियां हैं पूरे प्रदेश में, तो हर एक को तो नहीं मिला ना अपना एक वाजिब, जो अगर कहें प्रोपोर्शनेटली, अगर हम अनुपातिक आधार पे अगर ये कहें कि इनको मंत्री बनाना है, तो हरियाणा में तो मेरे ख्याल से कुल 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो हर एक को देखिए संभव ही नहीं है केशव इस तरह का ये जो प्रयोग करना है, सबको संतुष्ट करना नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जो मैंने शुरू में जो कहा था आपको कि जो विधायक हैं सत्ता पक्ष के, उनको किस तरह मनाया जाए, तो वो एक ये कवायद है। राकेश जी से और विवेक जी से जवाब लूंगा आप इस बात का। राकेश जी, पहले तो विजय कौशिक जी के सवाल भी थे आपको लेकर के, चाल चरित्र चेहरे अलग अलग हैं, हरियाणा में गुंडा राज को लेकर उन्होंने बात कही और एक फॉर्मूला भी बताया कि ये नाराजों को खुश करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार जो है आप लोग कर रहे हैं। हमारी बहुत अच्छे तरीके से गठबंधन की सरकार चल रही है और किसी प्रकार की किसी की तरफ से भी कोई नाराजगी कहीं पे नजर नहीं आई। और जो कांग्रेस का एक चेहरा है जो कौशिक जी कह रहे हैं, ये हमेशा ही जात पात की राजनीति और इसी प्रकार की बातें करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ये काम अंत्योदय उत्थान जैसे काम करने में लगे हुए हैं, जो 1,80,000 से कम आमदनी के लोगों को, उन परिवारों को उठाने की जो एक काम मुहिम में जुटे हुए हैं, उसमें कोई भी जात पात कहीं पे आपको नजर आती है? कोई भाई भतीजावाद उसमें नजर आता है क्या? उसमें किसी को खुश करने की बात है? केशव जी, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विचार जो मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के माध्यम से हरियाणा के अंदर अब लागू किया गया है, इसको पूरे देश के अंदर लागू करने की बात चल रही है, जो कांग्रेस के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं। वो सिर्फ जात पात में किस तरह से समाज तोड़ना जोड़ना और इस प्रकार के काम के लिए भी इस तरह की बात करते हैं। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं, जो वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी जो सबसे जो जनता की बात करती है, जनता पार्टी और उनके साथ मिलकर के जो जननायक पार्टी भी आज अपने गरीब लोगों के लिए प्राथमिकता देकर उनको आगे रखने का काम कर रही है और इसमें कोई जाति धर्म किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं रखना चाहती। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है,
और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे दो सीटें, जो 2 मंत्री और बनाए जा सकते हैं हमारी सरकार, इस सरकार के अंदर जो 2 सीटें खाली हैं। मेरा तो ये मानना है कि भाई 2 लोग और जो कैपेबल लोग हैं, जो अच्छे हैं, जो काम कर सकते हैं, तो उस पर जिस प्रकार भी संगठन का और हाईकमान का जो एक अपना विचार बना है, वो लोगों को काम करने के लिए, लोगों के काम और तेजी से हो, इसीलिए 2 मंत्री और बनाए जा रहे हैं। इसमें कोई किसी को खुश दुखी करने की कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि पूरा कैबिनेट, सारी सरकार, पूरे मंत्रिमंडल पूरा यूं का यूं जो है ना, किसी भी तरफ से किसी भी तरह की कोई नाराजगी या कोई इस तरह की कोई बात नहीं है और सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। ये जरूर है कि कोरोना के समय में थोड़ी सी स्पीड कम हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने मिलकर के लोगों के मदद में भी खड़े हुए हैं और सरकार के अलावा भी जो समाज सेवा के काम है वो भी इन पार्टियों ने मिलकर के किए हैं। कांग्रेस हमेशा ही जातिवादी राजनीति करती है। पंजाब के अंदर भी कभी कहते हैं दलित चेहरे को आगे करो, कभी कहते हैं सिद्धू को आगे करो, कभी कहते हैं किसी और को लेके आ जाओ, फिर 2-2, 3-3 लोग उनके ऊपर उनको चेक करने के लिए लगा देते हैं। फिर एक घोषणा पत्र होता है कि भाई मुख्यमंत्री जी को तो आदेश दिए गए हैं कि वो ये 20 काम प्राथमिकता से करेंगे। इस प्रकार के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती है। वो अपने गरीबों के उत्थान के लिए, अपने लोगों के भलाई के लिए काम करती है। आप एक देखें, सुशासन लाने के लिए आप एक चीज देखेंगे कि मनोहर लाल जी ने कितना अच्छा काम किया है। ऑटो अपील जैसा काम, जहां पे कोई जो अड़चने लग जाती है किसी काम के अंदर, कोई अधिकारी जिस काम को नहीं कर पाता है, तो समयबद्ध तरीके से काम हो, इसमें ऑटो अपील जैसे जो कार्यक्रम है वो उन्होंने लॉन्च किए हैं और अपने आप ही वो अपील अपने सीनियर अधिकारी के पास चली जाएगी। तो उस पे प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार मिलकर के कर रही है। आप उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, जातिवादी बातें नहीं है, कहीं भी जातिवादी बातें नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि 2 अच्छे जो काम कैपेबल चेहरे जो सामने और भी आए और लोगों के काम में और गति आए ताकि लोगों के काम। ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूं, फिर मैं विवेक जी के पास आऊंगा, क्योंकि आप जब जवाब दे रहे थे, उपलब्धियां गिनवा रहे थे, कौशिक साहब के चेहरे में मुस्कुराहट थी। कौशिक साहब, हूं कि मैंने कोई जात पात की बात नहीं की, जात पात की बात भाजपा प्रवक्ता ने की है, लेकिन चलिए इनकी सोच इन्हीं को मुबारक। मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे लगता है हरियाणा भाजपा और जसपा दोनों मोदी जी की भक्त हैं। इसलिए मोदी जी ने जब कहा कि आपदा को अवसर बनाना चाहिए, तो कोरोना पीरियड के दौरान करोड़ों की शराब किस तरह से ठेकों से, गोदामों से चोरी होकर या भगत से किस तरह से जनता के बीच बिकी है, 200 रुपए की बोतल 2,000 रुपए तक में, ये पूरा हरियाणा जानता है। और इनके कदम में ले डूबेंगे। ये कहते हैं हम गरीबों को उठाने की बात करते हैं। अरे आप आम आदमी को तो आपने गरीब बना दिया, एक अमीर आदमी को आप गरीब बनाने पर तुले हैं। गरीबों की तादाद बढ़ाते रहिए और कहते रहिए हमने तो इनको राशन दे दिया, हम इन्हें गरीब से ऊंचा उठा रहे हैं। रोजगार देने से विकास होता है। आपने स्मार्ट सिटी की बात कही थी, आप बताइए फरीदाबाद में सैकड़ों करोड़ खर्च करने के बाद भी कौन सी स्मार्ट सिटी बन गई? आज प्रदूषण का लेवल क्या है फरीदाबाद के अंदर, गुड़गांव के अंदर 450 से ऊपर है। लानत है ऐसी राजनीति, लानत है ऐसी सत्ता को कि जहां सिर्फ दिखावे के लिए आप ड्रामा कर रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार का बोझा जनता पर पड़ेगा। इससे पहले आपने कौन सा काम कर, आपको हक है कि आप मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं? कोई आदमी बेहतर काम कर रहा है वो तो समझ में आता है। आप जो गत में ले जा रहे हैं प्रदेश में, मैं कह रहा हूँ कानून व्यवस्था की जरूरत है। क्या खट्टर जी को नहीं हरियाणा बहुत बुरे हालात हैं? ऐसे लगता है कि सरकार ने कौशिक साहब, आपकी आवाज में कुछ गड़बड़ है, टेक्निकल फॉल्ट है शायद, मैं एक बार उससे ठीक कराता हूं, वापस आपके पास आऊंगा। विवेक जी आपसे ले रहा हूं जवाब में, फिर राकेश जी के पास आऊंगा। विवेक जी। केशव जी, यहाँ पे देखने की बात ये है, कौशिक जी ने शुरुआत में कहा कि चाल चरित्र चेहरा, ये अपनी बात दूसरों के ऊपर फिक्स करने का काम करते हैं। चाल चरित्र चेहरा तो इनका अलग है। जो पंजाब में इनके सीनियर नेता जाके सुरजेवाला जी कहते हैं पंजाब का पानी पंजाब दे लई और SYL का पानी किसी को नहीं दिया जाएगा, वो हरियाणा में आके कहते हैं कि हरियाणा को SYL का पानी दिला के रहेंगे। अगर इनके दूसरे नेताओं की बात मैं करूं, समय समय पर इसी तरह की बयानबाजी करने का इन्होंने काम किया। आज ये राजस्थान का जिक्र करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कितनी फसलों के ऊपर MSP दिलाने का काम आप राजस्थान में कर रहे हैं और कितनी फसलों के ऊपर MSP दिलाने का काम आप पंजाब में कर रहे हैं? अगर 75% रोजगार में हिस्सेदारी दिलाने का काम युवाओं को दुष्यंत जी ने किया,
तो उसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाने का काम किया। आज ये घोटाले तो कहते हैं, जो घोटाले इनके चले आ रहे थे उनके ऊपर अगर किसी ने फुल स्टॉप लगाने का काम किया तो उसको ये घोटाला बताने का काम करते हैं। आज कहीं ना कहीं इनकी जो बौखलाहट है, जो पार्टी की इनके अंदर चल रही है, एक अध्यक्ष को पिटवा दिया जाता है, दूसरा अध्यक्ष आता है उसको नीचा दिखाया जाता है, उसके बराबरी में कोई नेता इनका कुर्सी लगा के बैठता है और अपना अलग से ही सिस्टम चलाने की कोशिश करता है। आप अपनी पार्टी के बारे में सोचिए, किसी पार्टी के अंदर चल रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जसपा भाजपा की सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है और निरंतर युवाओं को, हर वर्ग को फायदा देने का काम सरकार कर रही है। आज कहीं ना कहीं उसी चीज को देखते हुए आप लोगों की बौखलाहट है। ये कहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार ऐसे किया जा रहा है। आप तो बताइए, आपने अपने समय में कितने सीपीएस बनाने का काम किया और किस तरह आपने 2014 तक सरकार चलाने का काम किया। कहीं ना कहीं जो चीजें आप लोगों ने की वो आप दूसरों के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। आज जनता सब कुछ जान चुकी है, चोरी और डकैतियां की हैं तो आपकी पार्टी में चोरी और डकैती आज जनता सब कुछ जान चुकी है। चोरियां और डकैतियां हमने किसी जीजा जी को जमीनें करने का काम नहीं किया। हरियाणा की भोली भाली किसानों की जमीनें लूट लूट कर हमने जीजा जी को घुस करने का काम आप लोगों ने किया। और आप आज यहाँ बैठे बड़े किसान हितैषी बनते हैं, आप हरियाणा हितैषी बनते हैं। आप ये तो बताइए आपने किया क्या? आपने किया क्या हरियाणा के लिए? आपने सिर्फ हरियाणा को लूटने का काम किया दोनों हाथों से। तभी आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया हरियाणा प्रदेश की जनता ने। आपके पेट में दर्द है, आज आप घोटालों का जिक्र करते हैं। आप बताइए ना, आप उपलब्धियां गिनाइए, आपने क्या किया? आपने कितने सीपीएस बनाए? आपने 2009 से 2014 की सरकार कैसे चलाई वो भी बताने का काम कीजिए। हमने पंजाब में जाके क्या कहते हैं, कितनी फसलों पे दिलवा रहे हैं राजस्थान में और पंजाब में, आप बताइए कितनी फसलों पे दिलवाने का। ठीक है, मैं जवाब लूंगा विवेक जी, मैं जवाब लूंगा उनसे, लेकिन उससे पहले भारद्वाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आता हूं जवाब लेने के लिए। भारद्वाज जी। मैं बड़े अदब के साथ ये बताना चाहता हूं कि सरकार ने ही आदेश जारी किए थे कि मुख्यमंत्री ने गुड़गांव ग्रीवेंस कमेटी के मीटिंग के अंदर साफ कहा था कि कोई भी अवैध कॉलोनी नहीं कटेगी। गुड़गांव के अंदर 7 अवैध कॉलोनी कट गई है। उसके बाद में साइबर सिटी के अंदर एक तहसीलदार लगा हुआ है 5 तहसीलों पर। कितनी बड़ी गंभीर बात के तहसीलदार नहीं मिल रहे गुड़गांव में, क्या कारण है? आखिरकार कहीं ना कहीं मामला तो गड़बड़ है। आप बताइए। ठीक है, विजय जी के पास में आता हूं। विजय जी रखिए अपनी बात पहले। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि विकास होता है प्रदेश का नागरिक सक्षम होता है, वो रोजगार से सक्षम हो, वो अच्छे स्वास्थ्य को लेकर सक्षम हो, वो विकास कार्य को संतुष्ट हो। लेकिन ऐसा कुछ जो ये दावा करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भाई आप लोगों का प्रशासन के ऊपर नियंत्रण ही नहीं है। वरना रोज अखबार होते हैं, चोरी है, डकैती है। फरीदाबाद के सेक्टर में आपने देखो अपराधी अपना जवाब दीजिए, घुमाइए ना आप जवाब दीजिए। जो मैंने पूछा, पंजाब में कितनी फसलों पे एमएसपी दिला रहे हैं, राजस्थान में कितनी फसलों पे एमएसपी दिला रहे हैं, उन बातों का जवाब दीजिए। जीजा जी को कितनी जमीन देने का काम किया कौड़ियों के बातों, उन बातों का जवाब दीजिए। पहले पंजाब में देखते, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ हरियाणा की जनता के सामने, आपकी न्यूज चैनल पर। ये भाजपा जसपा की थी, कांग्रेस ऐसी थी। मैं ये कहता हूँ, अगर आप किसी पार्टी को चोर या डाकू बनते थे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद चोर डाकू बन जाओ। आप कुछ अच्छे काम दिखाओ ना। अगर आप हमारे कामों पर अपनी उठाते रहे हो जी, मैं जवाब मांग रहा हूँ अपने सवाल का, इनके पास जवाब नहीं है। यहाँ पे भाषणबाजी करने का काम। विजय जी वो सीधा कंपेयर कर रहे हैं। विजय जी वो सीधा कंपेयर कर रहे हैं कि भाई हमारी सरकार ने इन फसलों पर इतना एमएसपी दिया। अगर आप इनकी सरकार को बुरा बता रहे हैं तो आपके पड़ोसी राज्यों के अंदर पंजाब और हरियाणा, राजस्थान के अंदर वो आपसे एमएसपी पूछ रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर। इसका जवाब आप दीजिए, फिर मैं अगला जवाब पूछूंगा आपसे। मेरी बात सुनिए। आज हम हरियाणा के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, फसलों का मुद्दा नहीं हाथ में,
मेरा मुद्दा ये है नहीं, आपने सर अपने कौशिक जी, आपने अपने इनिशियल कमेंट में राकेश जी से कहा था कि आप हरियाणा सरकार की एक उपलब्धि गिनवाइए, फिर मैं आपको राजस्थान सरकार की उपलब्धियां गिनवाता हूं। तो मैं उपलब्धियों का तो खैर जिक्र नहीं कर रहा, आप वो सवाल पूछ रहे हैं इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे, वरना मैं पूछता भी नहीं है। सरकार की उपलब्धि आपको, हमने बिजली के माफ किए, हमने जरूरत जो कर्जदार थे उनके कर्जे माफ किए, हमने वहां पर जो माफिया है उस पर। अरे एमएसपी बताइए, एमएसपी बताइए कितने बच्चों पे दिलाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को घुमाइए नहीं, डिबेट का मुद्दा ना घुमाइए। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पर नहीं रुकेंगे। कितने युवाओं को रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने भी बताइए कितनी जमीनें आपने जीजा जी को देने का काम किया, अपने नेताओं को कुछ करने का काम किया। आप ये बताइए कितनी कम है पंजाब की एमएसपी, हरियाणा की कितनी कम है वो बताओ किस बदल पर, फिर मैं आपको जवाब दे देता हूँ, क्योंकि आप बताइए ना यहाँ पर। मैं आपको बता देता हूँ, आप पंजाब के बताइए 2 फसलों आप बताइए दिलाने का काम कर रहे हैं, बता दूंगा। आप हरियाणा के फसलों में एमएसपी दिलाने का काम कर रहे हैं, आपके पास एमएसपी पर हरियाणा की फसलें कुछ कहा है, हरियाणा का किसान हो रहा है एमएसपी पर बिकने का काम नहीं, आप किसान ठीक है सर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब ये बहुत ज्यादा डाइवर्जन ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं सर। राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल सर ये है कि क्या कैबिनेट विस्तार केवल 2 चेहरों के ऊपर है, या फिर जो इंटर पार्टी रिपोर्ट आप लोगों के पास है या जो सर्वे आप लोगों ने कंडक्ट किया है उसमें मंत्रियों के विभागों के बंटवारों को लेकर भी कुछ चीजें देखने को मिल सकती है, कल उसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए केशव जी, ये सारी चीजें सभी का कार्य का आंकलन भी करना चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि हम सुशासन दे पाएं, हम ऐसी व्यवस्था अपने लोगों के लिए कर पाएं कि एक व्यक्ति हो सकता है एक स्थान पे अच्छा काम ना कर पाए और दूसरे स्थान पे वो जाते हैं तो वो अच्छा काम कर पाए। तो इस प्रकार की जो सारी रिपोर्टों के हिसाब से भी और सब चीजों को देख करके ये मंत्रिमंडल का विस्तार नेचुरली इसमें ये इंक्लूड होंगी ये सब चीजें। लेकिन ये है कि भाई हम ये चाहते हैं कि भाई पूरे के पूरा जो कैबिनेट पूरा उसका विस्तार कंप्लीट हो और जनता के काम और स्पीड से हों, क्योंकि हमारी पीछे गति वो कम थी थोड़ी सी कोरोना के कारण, अब वो पूरा उसकी पूरी स्पीड पकड़ी है तो पूरा अच्छे तरीके से वो काम हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे कि हर एक मंत्री जो भी हमारे काम कर रहे हैं वो अपने परफॉर्मेंस बेस्ड काम को देखना चाहते हैं कि हम परफॉर्मेंस अच्छा करें। ये भारतीय जनता पार्टी की जज्बा की एक नियत है कि भाई वो अच्छा सभी लोग अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे अपने आप को आगे करें और वो काम अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई छोटा मोटा फेरबदल है, कहीं पे कोई विभाग ज्यादा है कम है, तो उसमें अगर कोई सहयोग मिल सकता है तो वो भी इसमें देखा जाए, बिल्कुल देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके पास आता हूं अमित नेहरा जी, अब इसी सवाल को लेकर के अगर इस तरह की संभावनाएं बनती हैं जिसको राकेश जी भी कह रहे हैं कि एक अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, तो अगर बीते 1-1.5-2 साल का आकलन करें, कुछ चीजें जो बड़ी हुई इस दौरान, उसमें कोरोना की सेकेंड वेव हम लोगों ने देखी, इसके बाद किसान आंदोलन का पूरा मुद्दा ये हम लोगों ने देखा, तो क्या लगता है कहां पर प्लस माइनस होने की गुंजाइश ऐसे में बन जाती है? आपका आकलन क्या कुछ कहता है, विश्लेषण क्या कुछ कहता है? अमित नेहरा जी। किस चीज का प्लस माइनस पूछ रहे हैं? विभागों का बंटवारा, इधर से उधर, उधर से इधर। देखिए, मेरे पास जो जानकारी आई है देर शाम तक, तो उसके मुताबिक तो ये है कि फिलहाल जो कल एक्सपेंशन होगा, जो विस्तार होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, तो उसमें नए मंत्री तो बनाए जाएंगे, लेकिन शायद रिशफल जो डिपार्टमेंट्स की है ना वो ना हो, क्योंकि उसमें काफी मीटिंग्स हुई हैं आला कमान के साथ बीजेपी की, यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो उसमें शायद ना हो। अगर होता है तो देखिए ये तो बात है, इनका अपना अंदरूनी मामला है, उसमें कोई ज्यादा हम टिप्पणी कर भी नहीं सकते। भाई ठीक है, भाई किसी के पास ज्यादा विभाग हैं, मंत्रालय हैं, किसी के पास कम है, अगर उनका बैलेंस हो जाए तो अच्छी बात है। और देखिए ये तो मुख्यमंत्री का विशेष तौर पे विशेषाधिकार ही है, उसमें हम कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। तो एक थोड़ी सी अटपटी बात तो ये लगती है, हालांकि वो भी विशेषाधिकार है मंत्री जी का,
लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि 2 मंत्री और बनने से स्पीड अप होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपने 1.5-2 साल यानी पिछले 2.5 साल तक थोड़ा स्पीड खुद जानबूझ के कम रखी, ऐसा नहीं होता। ये स्पीड कम ज्यादा नहीं होती नए मंत्री बनाने से, ज्यादा बढ़ाने से, संख्या बढ़ाने से। उसमें क्या है कि सीधे सीधे क्या है कि एक साधने का काम होता है, ना कि स्पीड बढ़ाने का काम होता है। अगर स्पीड बढ़ाने का काम होता है तो आपने डे 1 से क्यों नहीं बनाए मंत्री इतने? भाई 2 मंत्री जो अब जाके बनाए हैं, जो बनेंगे, तो पहले दिन ही बना देते जिस दिन पहले मंत्रिमंडल बना था। ऐसा नहीं होता। ये चीजें क्या होता है कि कुछ चीजें हाथ में रखी जाती है, खाली जो मंत्री पद है वो, ताकि मुख्यमंत्री मना सके। जो विधायक नाराज चल रहे होते थोड़ा बहुत, भाई हाँ आप आगे देख लेंगे। तो ये इस तरह की चीजें, ये कवायद इससे जोड़ी की जाती है। जवाब लेता हूं एक बार राकेश जी से। राकेश जी, सवाल आपने सुना। देखिए, अमित जी ने जो बात कही है वो ठीक है, उनका अपना सोचना है। और हमें भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता कि कोई हमारा मंत्री या कोई विधायक हमारा किसी कारण से कोई नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और मैं तो कहूंगा जननायक जनता पार्टी के अंदर भी ऐसी कोई बात हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इसमें ये कोई बात नहीं कि भाई कोई नाराज हो तभी कोई मंत्रिमंडल का विस्तार। ये मैं तो अमित जी से इस बात में सहमत नहीं हूं। ये उनके अपने विचार हैं, ये बात ठीक है, उन्होंने कही है, ये वो जाने, वो जानते हैं इस बात को कि क्यों इस बात को। देखिए, कोई भी जो काम है आप देखेंगे कि भाई कई मंत्रियों के पास थोड़ा सा काम ज्यादा होता है और कुछ चीजें और अब नई जैसे बन के निकल करके आ रही हैं, जो नए काम निकल करके आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और जसपा की सरकार ने कुछ और चीजें भी एड ऑन की हैं, तो उनको संभालने के लिए भी नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जरूरी है कि सारे समीकरण जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जातिवादी समाज बात को देखिए, कभी इसको देखिए, कभी ये मैं नहीं मानता हूं इस बात को। ये मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है और उनको सभी की कैपेसिटी का और काम करने की क्षमता का उनको अच्छे तरीके से पता है। और वो जो भी जिम्मेदारी लगाएंगे वो नेचुरली मिलकर के, सभी मिलकर के अब प्रदेश के लिए अच्छा काम करेंगे। ठीक है। क्या इसमें कुछ बड़े विभागों का बंटवारा करने की भी आपको जरूरत महसूस होती है? राकेश जी, मैं इसमें कुछ प्री असम्पशन नहीं लगा रहा हूं कि ऐसा होगा ही होगा। मैं केवल आपने जो कहा कि प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछ रहा हूं। जैसे कि अनिल विज जी के पास गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, बड़े मंत्रालयों की खासतौर पर अगर बात करता हूं, स्वास्थ्य, शिक्षा और गृह तीनों बड़े हैं, तो क्या उनके बंटवारे की भी आपको महसूस यहां पर होती है जरूरत? नहीं, शिक्षा मंत्रालय माफ कीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय, तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन। देखिए कुछ ये ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सारे मंत्रियों को सिर्फ एक एक विभाग दिया जाए। जो वरिष्ठ लोग हैं और जिनकी क्षमता बहुत अच्छी है वो लोग तो एक से ज्यादा और बहुत ज्यादा भी 10, 5, 7, 8 भी मंत्रालय वो संभालते रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि भाई परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाए, थोड़ी और एड ऑन हो जाए। आप एक चीज देखेंगे कि जो हमारा बिजली का जो पीछे कांग्रेस के राज में और पीछे जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में रही, तो जो बिजली की चोरी हुआ करती, जिसको लाइन लॉसेस कह करके दबा दिया जाता था, आज प्रदेश के अंदर वो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया और वो 14% तक वो लाइन लॉसेस को खत्म कर दिया। और बिजली बोर्ड पहली बारी प्रॉफिट में आ रहा है, अगली बारी वो और भी अच्छे ज्यादा प्रॉफिट में आएगा। तो ये और अच्छा काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई हम ये देखेंगे कि बिल्कुल ही गलत या बिल्कुल ठीक। हो सकता है कि कोई कार्य क्षमता उनकी और अच्छी इसमें बढ़ सके, और भी कोई हमारे जो मंत्रालय है उनमें भी और अच्छे तरीके से काम हो सके। ऐसा करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि वो परफॉर्मेंस भी रहनी चाहिए, मेरा अपना मानना है। ठीक है। किसान आंदोलन के दौरान सारी चीजों को देखते हुए जेपी दलाल जी को कितना आप रैंक या जो आपकी अंदरूनी रिपोर्ट है उसको कंसीडर कर रहे हैं? वहां पर क्या कुछ संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि किसानों के हित में कृषि कानून लाए गए थे। इनमें जेपी दलाल जी का या किसी हमारे हरियाणा प्रदेश के मंत्री का कोई ज्यादा विशेष उसमें वो रोल नहीं था। और राष्ट्र के हित में वापस लिए गए हैं। आप प्रधानमंत्री जी जब ये बात कहते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारी साधना में कहीं ना कोई समझाने में, हमारी साधना में कोई कमी रह गई, मैं समझता हूं कि कृषि कानून अच्छे थे और कुछ लोगों के कारण ये बात उन्होंने मेंशन की है, प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, जो चीज हो गई है उस बारे में कुछ बात करना ज्यादा मैं उचित नहीं समझता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जसपा की सरकार ने मिलकर के किसान हित में जितने काम किए हैं, इतने पिछली जो ये 30-40 साल राज करके चले गए लोग, उन लोगों ने वो काम नहीं किए हैं।
इन्होंने सिर्फ लोगों को डिवाइड और रूल और वो अंग्रेजों की एक पॉलिसी सीखी थी, उस पॉलिसी के ऊपर समाज को भी बांटते रहे हैं और वो आगे भी यही सोच रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मनोहर लाल जी की सरकार, अब ऐसी सरकार ने एक पैरामीटर सेट किया है कि समाज के लगभग 50% जो हमारा हिस्सा है, उस हिस्से को अंत्योदय उत्थान योजना के माध्यम से सशक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी जसपा की सरकार आज के दिन कर रही है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है और किसी प्रकार का जातिवादी सिस्टम नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, इन लोगों को भी अपने विचार, जो इनकी कार्यशैली है और इनकी विचारधारा है, थोड़ा सोचना चाहिए कि इनके आका कुछ बोलते हैं। अब सुरजेवाला जी हमारे हरियाणा से बिलोंग करते हैं, पंजाब से पानी आएगा, हरियाणा का 19 लाख हेक्टेयर, वो पानी जो पानी है जो इन्होंने नहीं दिया, वहां जाके वो कहते हैं नहीं देंगे, वो राष्ट्रीय नेता बने आज के दिन इनके, और पंजाब में जाके वो ये बात करते हैं कि पंजाब का पानी पंजाब में ही रहेगा, वो बेशक पाकिस्तान में चला जाए, हरियाणा को नहीं देंगे। कैसे इनके नेता है, कैसे इनके विचार है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि क्या कहा जाए, कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कि हरियाणा के साथ खड़े हैं या पंजाब के साथ खड़े हैं। मुझे नहीं लगता इनकी कोई विचारधारा है, ये आपसी खींचतान के अंदर ही लगे हुए हैं, ये सिर्फ सत्ता के लोलुप व्यक्ति हैं और इन्होंने जो काम किए हैं वो भी, अब जिस प्रकार से हमारे एक साथी ने बताया कि किसानों की जमीन चली गई और वो जो जीआजी वाले जो विषय आप सब जानते हैं वो कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग चल रहे हैं। मैं उन बातों पर कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार अपने प्रदेश के, आप देखेंगे कि जब 1,80,000 से कम आमदनी की बात आप करेंगे तो उसके अंदर बहुत बड़ा वर्ग आता है और लगभग मैं तो कहता हूं 50% लोग उस दायरे में आते हैं। उनका उत्थान करने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि 2 नए जो भी हमारे साथी मंत्रिमंडल में जुड़े, वो भी प्रदेश के लिए इसी प्रकार से माननीय मनोहर लाल जी की तरह मिलकर के काम करें और प्रदेश के लोगों का भला करने की कोशिश करें। ठीक है, विजय कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोई 2 डाकू मिलकर डकैती डाल रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे की बड़ी तारीफें करते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, और जब वो पकड़े जाते हैं तो वो फिर एक दूसरे के ऊपर रहने दीजिए, कुछ और बातें निकलेंगी, आप इस बात को इस विषय में ना लेके जाएं। तेरी वजह से पकड़ा गया, तेरी वजह से पकड़ा गया। हम जानते हैं रिलायंस को जमीन आपने किस प्रकार से किसानों से जमीन 5-5 लाख रुपए लेते, किसानों से जमीन 5-5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लेके और उसको बेचने का काम आपने, आप थोड़ा, ये बहुत शर्मनाक है। ये रियलाइजेशन थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होना चाहिए। ये आप लोग बंगाल के अंदर जीरो होना है, दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते जा रहे हैं। आपका तो इतना है कि हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन बोलेंगे अरे भाई जल्दी फल नहीं गया अभी तक, चला जाएगा, थोड़े दिन में वो भी आपको समझ में आ जाएगी। अपनी विचारधारा को बदलें। हम तो आज भी यही मानते हैं, हरियाणा प्रदेश के लिए बात कर रहे हैं, आप भी प्रदेश के जिम्मेदार लोग हैं, बात को समझ तो लीजिए, समझने की कोशिश तो कीजिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। आपके नेता, आपके वरिष्ठ नेता हरियाणा के पानी की बात कर रहे हैं, 1.5 फुट पानी आप दिलवाइए ना। क्या किया है आप लोगों ने हरियाणा के लिए? लूटने का काम जो आपने किया है, चोरी चकारी का जो काम आपने किया है, आज प्रदेश के अंदर वो बच्चे नौकरी लग रहे हैं जिनके पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, और पहले नाम लेकर के, चिन्हित कर करके, लोगों को बुला करके अपने कार्यकर्ताओं के काम आप जिस प्रकार से जब आप भेदभाव करके एक सक्षम और कैपेबल व्यक्ति को पीछे छोड़ करके, युवा को पीछे छोड़ के नौकरियां आप देने का काम कर रहे थे। थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा आत्मचिंतन कीजिए, देश के बारे में भी सोच के देखिए, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। ये जनता आप थोड़ा बहुत सोचने लग जाए। कुछ एक आधे बढ़िया नेता, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास नहीं है, जरूर है, लेकिन हरियाणा के हितों की आप मारने की बात कर रहे हैं। आप हरियाणा की बात ही नहीं करना चाहते हैं, आप पानी देने की बात कर रहे हैं। अरे किसानों की बात कर रहे हैं तो किसानों को पानी दिलाइए ना, पानी दिलाने का काम क्यों नहीं किया आपने? आप दोगली नीति क्यों अपना रहे हैं? ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूँ। मैं डॉक्टर साहब जवाब लेता हूँ। विजय कौशिक जी, पहले मैं, हाँ देखिए, मैं एक सीधी सी बात कहना चाह रहा हूँ, मेरी भविष्यवाणी आप याद रखना अपने चैनल के माध्यम से। जिस दिन भाजपा और जसपा अलग होंगे उस दिन ये एक दूसरे की पोल खोलेंगे, एक दूसरे को नंगा करेंगे और इनके घोटाले और भ्रष्टाचार उस दिन आपके सामने आएंगे। क्यों? क्योंकि जसपा एक महत्वाकांक्षी पार्टी है, ये लोग अपने दम पर सत्ता में आना चाहते हैं, इसके लिए लूट खसौट मचा रहे हैं ताकि ये चुनाव लड़ सके हरियाणा की हर सीट पर। और भाजपा नहीं चाहती कि ये लोग आगे बढ़े, तो ये एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं।
एक दूसरे को गिराने के चक्कर में आज हरियाणा की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। कहाँ गिरा रहे हैं? विकास कार्य चौपट हो गए हैं। विजय जी, हरियाणा बदतर हो गया है। वाली बात कर रोजगार के नाम पर बेरोजगारी है। भाई कौशिक साहब बताइए तो सही, के नाम पर यहाँ क्राइम है। कौशिक साहब आप ये कह रहे हैं गिराने में लगे, एक तो वाकई बताइए ना जिससे हमें भी लगे कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, गिराने में लगे हुए हैं। अब मैं एक सीधा सा वाक्य यही बता रहा हूँ ना, कोरोना काल में शराब गोदामों से किस तरह बाहर निकली, किस तरह बिकी और कितने करोड़ों कमाए, उसमें पूरा हरियाणा जानता। भाजपा क्या कर पाई इनका? कुछ नहीं कर पाई। इस तरह से मान लीजिए फरीदाबाद में भाजपा के कई ऐसे स्कीम उजागर हुए हैं जिनमें एक एक सड़क दो विभागों ने पास की। एक विभाग का पैसा किसकी जेब में चला गया, उनकी जांच कहाँ हुई? तो आने वाले समय में जब जजपा मैदान में आएगी और लोग इनके कपड़े फाड़ेंगे किसानों के मुद्दे पर, दूसरे मुद्दे पर, तो ये कहेंगे ये सारी डकैती तो भाजपा ने डाली थी, भाजपा चोर है और भाजपा इनके ऊपर आरोप लगाएगी। मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ तक कांग्रेस की बात है हम सत्ता में आएंगे। ठीक है सर। एक कौशिक साहब कर दीजिए भाई साहब, एक भविष्यवाणी कांग्रेस के लिए कर दीजिए। हम तो आपकी सारी मानने को तैयार हैं। आप नहीं, हम सत्ता में हम आप भाइयों के कार्यों के कारण सत्ता में आएंगे, क्योंकि आप बेड़ागर्क कर रहे हैं, हम विकास करेंगे। चलिए मैं चौधरी जी से जवाब लेता हूं। चौधरी जी अपने पूर्वानुभव के आधार पर कह रहे हैं कौशिक जी एक बात कि आप लोग महत्वाकांक्षी हैं। कौशिक जी बहुत अच्छे से बता रहे थे और मैं महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है कौशिक जी, लेकिन भाजपा की डकैती में आपके बीच में नहीं बोला मैं। कौशिक जी आपके बीच में नहीं बोला, बात सुनने का काम कीजिए। आज कहीं ना कहीं डिबेट की शुरुआत से लेकर और अंत तक मैं तो ये कहूंगा कौशिक जी पहले तो मेरे को लगता है सिर्फ फरीदाबाद के प्रवक्ता हैं, प्रदेश के नहीं। और दूसरी बात, आज कहीं ना कहीं ये शुरू से लेके अंत तक अपनी बातें दूसरों पे थोपने का काम कर रही हैं। कौशिक जी नीचा दिखाने का काम कौन किसे कर रहा है, कौन किस दलित प्रदेशाध्यक्ष को पिटवाने का काम कर रहा है और कौन किसको नीचा दिखाने का काम कर रहा है, वो आप बताइए। आज विपक्ष में होते हुए भी अगर हमारी पार्टी की चिंता है तो हमारी पार्टी में आ जाइए, फिर अपनी बात रखिए, पार्टी में आपकी बात सुनी जाएगी। कि नहीं, आप बताइए किस तरह से विपक्ष में रहते हुए विपक्ष की भूमिका आप लोग नहीं निभा पा रहे हैं। आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। आप कहते हैं कांग्रेस सत्ता में आएगी, कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो किसके नेतृत्व में आएगी? शैलजा जी के, हुड्डा जी के, रणदीप सुरजेवाला जी के, किरण चौधरी जी के? कौन सी कांग्रेस से संबंध रखते हैं आप बताने का ये सारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इन सबके नेतृत्व में कांग्रेस आएगी लोगों को, और जो अपनी क्षमताओं का बेहतर परिचय मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है सर। टीवी पे दिख रही है जो आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरी बारी में भी आप बीच में बोलने का काम कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं आपसे जब सवाल पूछा जाता है अगर आप सवाल में कितनी फसलों पे एमएसपी है, ठीक है विवेक जी, जब सवाल पूछा जाता है पंजाब में कितनी फसलों पे एमएसपी है, आपसे मैं वही कह रहा हूँ हरियाणा में। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। समय की मेरे पास थोड़ी कमी है, समय की थोड़ी कमी है। मैं एक एक फाइनल कमेंट ले रहा हूँ सबसे। पानी दिलवाने का काम करेगी। ठीक है विवेक जी, विवेक जी समय की थोड़ी कमी है, फाइनल कमेंट ले रहा हूं। मैं शुरुआत आपसे ही कर देता हूं ताकि आपकी बात भी अधूरी ना रहे। जल्दी से फाइनल कमेंट। केशव जी, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि क्या ये इनके कोई सीनियर लीडर पंजाब में जाके ये कह सकते हैं कि पंजाब से हरियाणा को पानी दिलवाने का काम करेंगे? नहीं कह सकते। इनसे मैं ये पूछ रहा हूं क्या ये 75% रोजगार जो हरियाणा में देने का काम किया, कानून बनाने का काम किया, क्या वो दे सकते हैं किसी स्टेट में? आज कहीं ना कहीं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को बहकाने का, बरगलाने का, ठीक है सर, और अपने प्रधानों को पिटवाने का ठेका ले रखा है। ठीक है सर। और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप बताइए हरियाणा की जनता की हितों की बात कब की? पानीपत के अंदर अदानी का प्लांट लगवाने का काम किसने किया? किसने परमिशन देने का काम किया? इन बातों का जवाब आपके पास नहीं होगा। ठीक है सर। विजय कौशिक जी, बीजेपी जेजेपी को टारगेट करने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है विवेक जी, समय थोड़ा कम, किसानों की जमीनें बिकवाने का समय कम है। मैं फाइनल कमेंट ले लूं सबसे। विजय जी जल्दी से 20 सेकंड में फाइनल कमेंट। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूं मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ नहीं होने वाला। हरियाणा की स्थिति को संभालिए, सुधारिए। विपक्ष में होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम सरकार के गलत कार्यों पर उंगली उठाएं और सरकार का फर्ज है कि उन गलत कार्यों को ठीक करे। क्यों नहीं कानून व्यवस्था को आप ठीक करते? क्यों नहीं है रोजगार की व्यवस्था करते? आप बताइए कि प्रदेश में कौन से नए आपने काम धंधे, कौन सी कंपनियां आपने लगाई हैं, कौन से रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराएं?
केवल जुमलों से काम नहीं। मारुति को आप भगाने की बात ठीक है सर, ठीक है सर। मारुति वापस कैसे आई जी? मैं तो हैरान हूँ कैसे? ठीक है सर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज फाइनल कमेंट है, इसमें इंटरप्शन अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा ना। फाइनल कमेंट है सर, विवेक जी वापिस आ गई, कैसे आ गई? ठीक है विवेक जी, सतवीर भारद्वाज जी फाइनल कमेंट जल्दी से। भाई साहब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे रहे हैं, आज भी इनकी कई इंक्वायरी चल रही हैं। अगर कांग्रेस अब जो है विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है, बताइए कौशिक साहब। ठीक है, नेहरा क्यों साहब नहीं निभा पा रहे? आप बताइए किस मोर्चे पर नहीं निभा पा रहे? चाहे हमारे हुड्डा जी हों, वो हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे हमारी शैलजा जी हों, ठीक है, हर विधानसभा क्षेत्र में जा रही है, हर बूथ तक जा रही है। ठीक है, हमारे सूरजेवाला जी कहाँ नहीं जा रहे बताइए? यही तो वो पूछ रहे हैं कि 2 प्रदेश अध्यक्ष है, 2 नेता प्रतिपक्ष काम कर रहे हैं। ठीक है नेहरा साहब जी। हाँ केशव, देखिए कल का जो दिन है वो प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि संभवतः 2 मंत्री नए मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो मेरी तो यही एक इच्छा है पूरे प्रदेश की तरफ से कि जो नए मंत्री हैं वो सक्षम हों और अच्छी दिशा दें गति को, विकास की गति को। ठीक है, सबकी सुने, एक संभाव का माहौल पैदा करें, तो इससे ज्यादा तो हम क्या कह सकते हैं जी केशव। ठीक है, राकेश जी फाइनल कमेंट। देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूं कि माननीय मनोहर लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से काम को कर रहे हैं, और ये 2 नए मंत्री जो भी आए ये भी उनके साथ मिलकर के काम करें और अच्छे तरीके से हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा, ठीक है सर, उनके काम हो सके, मेरा ये कहना है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का, अमित जी, सतवीर जी, डॉक्टर राकेश जी, विजय कौशिक जी, विवेक चौधरी जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।